गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द्रव का वाष्प दाब टॉपिक पिछले क्लास में स्टार्ट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जब किसी द्रव में वाष्पशील घुल्ले मिलाते हैं तो घुल्ले और घुलक दोनों का ही अवयव, दोनों का ही अणु वाष्प अवस्था में उपस्थित होता है। तो घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घुलक दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये तब संभव है जब घुल्ले और घुलक दोनों वाष्पशील हो, दोनों के अवयव वाष्प अवस्था में वर्तमान हो। जैसे हमने जो अभी बताया, जो पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि ये है कोई लिक्विड, कोई द्रव जो कि एक बंद बर्तन में लिया गया है, तो निश्चित है कि इसमें कोई वाष्पशील घुल्ले मिलाएंगे तो यहाँ जो वाष्प अवस्था में अवयव होगा वो A का भी होगा और B का भी होगा। तो दोनों के अवयव के द्वारा द्रव के सतह पर दाब उत्पन्न की जाएगी। तो निश्चित है कि यहाँ घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घोलक दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। घुल्ले के आंशिक वाष्प दाब को Pa द्वारा और घोलक के आंशिक वाष्प दाब को Pb द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो PS बराबर Pa प्लस Pb। ये पिछले क्लास में इतना समझाया गया था। और अब आज का क्लास प्रारंभ होता है जब घुल्ले अवाष्पशील हो, यानी जब अवाष्पशील घुल्ले हम किसी द्रव में या घोलक में मिलाते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो ये देखिए, इसमें इस घोलक में हम अवाष्पशील घुल्ले मिलाएंगे। तो अवाष्पशील घुल्ले ये है आपका लिक्विड B जो कि घोलक के रूप में है, और अभी इसमें अवाष्पशील घुल्ले मिलाया गया। A अवाष्पशील घुल्ले है, यानी वाष्प अवस्था में ये नहीं जाएगा, वाष्पशील नहीं है। तो निश्चित है कि यहाँ जो वाष्प इकट्ठा होगा इसमें केवल B के अवयव मौजूद होंगे, B के कण मौजूद होंगे। तो निश्चित है कि जो घोल का वाष्प दाब होगा वो केवल घोलक यानी घोलक B के आंशिक वाष्प दाब पर ही निर्भर करेगा, यानी कि घुल्ले के आंशिक वाष्प दाब का कोई भी रोल नहीं होगा घोल के कुल वाष्प दाब में। तो आप कह सकते हैं कि अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल का कुल वाष्प दाब घोलक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब PS बराबर Pb, जहां PS है घोल का कुल वाष्प दाब और Pb है घोलक का आंशिक वाष्प दाब। अब पिछले क्लास में एक चीज आप पढ़े थे, वो क्या? राउल्ट का नियम, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम के अनुसार बताए थे, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। राउल्ट्स के नियम में क्या बताया गया था? किसी भी घोल के किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ Pv बराबर हो गया P0B XB। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? PS इक्वल क्या हो जाएगा? PS इक्वल हो जाएगा P0B XB। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और अब अलग से आपको जानते हैं कि मोल अंश की परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन,
मूल अंश की परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं घुल और घोलक के मूल अंश का योग अगर द्विअंगी घोल हो, दो अवयव से घोल बना हो, तो घुल और घोलक के मूल अंश का योग 1 होता है। तो XB बराबर 1 - XA, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 क्या आने जा रहा है? तो PS इक्वल P0B 1 - XA मल्टीप्लाई होकर ये हो गया P0B, ये हो गया P0B XA, और अब इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया XA और ये P0B, और इस PS को इधर ला दिए, और अब फाइनल यहाँ जो वैल्यू आ रहा है P0B माइनस PS, और ये अपॉन में चला गया P0B, और बराबर में आप लेफ्ट या राइट में लिखेंगे XA। तो ये है अवास्तविक मूल्य रखने वाले घोल के लिए। एक बार फिर से शुरू से अंत तक सारे कॉन्सेप्ट को देखा जाए। जब अवास्तविक मूल्य को घोलक में मिलाया जाता है तो घोल का कुल वास्तव केवल घोलक के आंशिक वास्तव के मान पर निर्भर करता है। अतएव अवास्तविक मूल्य रखने वाले घोल का कुल वास्तव घोलक के आंशिक वास्तव के बराबर होता है। तो इससे PS इक्वल PB हो गया। राउंड के नियम से आप जानते हैं PB प्रोपोर्शनल टू XB। अब XB या प्रोपोर्शनल हटते ही P0B आया, और अब इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर PS इक्वल P0B XB, और मूल अंश की परिभाषा के अनुसार घुले और घोलक के मूल अंश का योग 1 होता है। तो XB इक्वल 1 - XA। यहाँ पर समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर ये फाइनल देखिए आ रहा है, मल्टीप्लाई किए P0B, ये है P0B XA, और ये आ रहा है P0B। अब इसको हम क्या किए, इसको इधर डिवाइड में भेज दिए, तो P0B माइनस PS बाई P0B इक्वल XA। और अब हम जो समझाने जा रहे हैं जरा ध्यान दिया जाए। अब हम आप लोग को एक टर्म समझाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि इस पूरे मैथमेटिकल टर्म को, यानी P0B माइनस PS बाई P0B को हम लोग क्या बोलेंगे। यानी P0B माइनस PS बाई P0B को हिंदी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं आप। जैसे इसको आप बोल रहे हैं घुल्ले का मूल अंश, उसी तरह इसको भी बोलेंगे। उसके लिए कुछ यह कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, समझिए। एक होता है P0A, एक होता है PA, एक होता है P0B और एक होता है PB। तो ये P0A क्या है, PA क्या है, P0B क्या है, PB क्या है, इस बात को समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अलग बर्तन में यहाँ लिक्विड A को लिया गया है, लिक्विड A को, यानी घुलने के अवयव को केवल जो कि वाष्पशील है, तो केवल एक अवयव है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ वाष्प अवस्था में केवल एक का ही अवयव मिलेगा, और ये वाष्पशील है तब हम बात कर रहे हैं, तो केवल एक का ही अवयव मिलेगा। तो एक के ही अवयव के द्वारा सतह पर दाब डाला जाएगा। तो निश्चित है कि यहाँ केवल एक के अवयव के द्वारा दाब डाला जाएगा। तो यहाँ पर हम वाष्प दाब को P0A से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी शुद्ध अवस्था में घुलने का वाष्प दाब का जब जब बात होगा आज के बाद आप समझेंगे P0A। शुद्ध अवस्था का मतलब है अलग बर्तन में केवल लिक्विड A या घुलने को लिया गया है। इसी बात को फिर से समझिए। यहाँ पर हम अब घोलक लिए हैं, और यहाँ घोलक यानी कि केवल लिक्विड B को लिए हैं, इसमें केवल B का अवयव है और ये भी वाष्पशील है। यह वाष्प अवस्था में केवल B के अवयव मिलेंगे, और B के अवयव मिलेंगे तो निश्चित है कि B के अवयव के द्वारा ही यहाँ दाब सतह पर डाला जाएगा।
तो यहाँ जो वाष्प दाब होगा वो P नॉट बी से सूचित किया जाएगा और ये केवल घोलक के अणुओं के द्वारा उत्पन्न किया गया वाष्प दाब है। तो इसको कहा जाएगा शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था कहने का अर्थ है कि यहाँ अलग बर्तन में लिक्विड ए को अलग और लिक्विड बी को अलग लिया गया है और तब उस दोनों के भगत प्रेशर का अध्ययन किया गया है। तो ये हो गया P नॉट ए और ये हो गया P नॉट पी। और अब इस दोनों कंटेनर को लेकर इस दोनों सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी दोनों को एक बड़े बर्तन में उलट दिया गया। तो जब बड़े बर्तन में उलट दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ अब बड़े बर्तन में उलट दिया गया तो ए और बी दोनों के अवयव यहाँ उपस्थित हो गए। तो दोनों के अवयव जब उपस्थित हो गए तो वाष्प अवस्था में अब दोनों के अवयव मौजूद होंगे, ए के भी और बी के भी दोनों के अवयव वाष्प अवस्था में होंगे। तो यहाँ के दाब को हम अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब कहेंगे यानी पीए कहेंगे और यहाँ बी के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाएगा उसको पीबी कहेंगे। यानी घोल अवस्था में किसी अवयव के वाष्प दाब को हम लोग आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। तो ये घोल अवस्था में घुल्ले ए का आंशिक वाष्प दाब है और ये घोल अवस्था में घोलक बी का आंशिक वाष्प दाब है। तो हम आपको बता दें कि ये जब अलग बर्तन में लेंगे तो ये P नॉट ए और ये अलग बर्तन में लेंगे बी को तो ये P नॉट बी कहलाएगा। लेकिन जब मान लीजिए दोनों 1-1 लीटर था और 1-1 लीटर दोनों का लेकर एक बड़े बर्तन में उलट दिया गया। तो जब बड़े बर्तन में उलट दिया गया तो निश्चित है कि यहाँ ए और बी दोनों का अवयव होगा, दोनों का अवयव सतह पर दाब डालेगा। तो इसके दाब को अब हम पीए कहेंगे और इसके दाब को हम पीबी कहेंगे और ये पूरा विलयन अब 2 लीटर का है। तो कहने का मतलब है कि जब घोल अवस्था में ए की वाष्प दाब का बात होगा तो ए का आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा और जब बी का बात का होगा तो बी का आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा। तो पीए और पीबी ये घुल्ले और घोलक का आंशिक वाष्प दाब है। अब आइए जरा समझिए कि यहाँ P नॉट ए और P दोनों घुल्ले का ही वाष्प दाब है। तो P नॉट ए का मान हमेशा बड़ा होता है पीए से। ये कैसे? तो देखिए ये अलग बर्तन में लिया गया है, जितना स्वतंत्रता पूर्वक ये वाष्पित होना चाहे वाष्पित होगा। तो निश्चित है कि यहाँ जो वाष्प दाब होगा वो इस घोल अवस्था से अधिक होगा क्योंकि घोल बनने पर मॉलिक्यूल का जो गैदरिंग है भीड़ है ज्यादा है कंटेनर में, इसलिए 1 लीटर पूरा होने के बावजूद भी ये घुल्ले उतना नहीं वाष्पित होगा जितना कि अलग बर्तन में लेने पर। उसी तरह से सॉल्वेंट के लिए भी लागू होगा कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अलग बर्तन में जितना वाष्पित हो रहा था स्वतंत्रता पूर्वक उतना घोल अवस्था में वाष्पित नहीं होगा। यही कारण है कि P नॉट बी का मान अधिक होगा Pb से। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि P नॉट ए क्या है तो शुद्ध अवस्था में घुल्ले का वाष्प दाब और P नॉट बी क्या है शुद्ध अवस्था में घोलक का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था कहने का अर्थ है कि अलग बर्तन में लिया गया है तब उसके वाष्प दाब का अध्ययन किया गया है। और जब पीए पीबी कहेंगे तो आप समझ जाइएगा इसके बाद जब घोल अवस्था में है दोनों एक साथ स्थित है तब हम किसी के वाष्प दाब को पीए और पीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ए के वाष्प दाब को पीए से और बी के आंशिक वाष्प दाब को पीबी से। तो अब यहाँ चीज कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि P नॉट ए का मान हमेशा अधिक होगा पीए से और P नॉट बी का मान हमेशा अधिक होगा पीबी से। एक चीज और यहाँ पर एक टर्म हम समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। ये है एक कंटेनर, इसमें हम लिक्विड B को लिए, केवल B का अवयव है। तो निश्चित है आप लोग समझ में आ गया होगा कि B केवल हम लिए हैं तो B का ही अवयव वाष्प अवस्था में जाएगा।
तो जब B का केवल अवयव वाष्प अवस्था में जाएगा तो B ही सतह पर दाब डालेगा। तो निश्चित है कि इसके वाष्प दाब को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, P नॉट P से, क्योंकि ये अलग बर्तन में है, यहाँ कोई घोल नहीं बना है, तो ये P नॉट B होगा। मान लिए कि अभी इसका वाष्प दाब 760 है और अब हम इसमें अवाष्पशील घुल्ले A मिला दिए। ये अवाष्पशील घुल्ले ऐसा है कि एक तो खुद नहीं वाष्पित होगा और दूसरा जितना B का मॉलिक्यूल, जितना अवयव B का आसानी से वाष्पित हो रहा था, द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रहा था, अब नहीं होगा। तो घोल का जो वाष्प दाब होगा घुल्ले के मिलाने के बाद जो घोल बना उसका वाष्प दाब जो होगा वो निश्चित 760 से कम होगा। तो हम मान लिए कि 730 mm। तो हम जानना चाहते हैं कि अवाष्पशील घुल्ले मिलाने से वाष्प दाब में कितनी की कमी हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 760 में से 730 घटाएंगे तो कितना आया, 30। ये 30 क्या है, वाष्प दाब में हुई कमी, जो किसके कारण हुआ, अवाष्पशील घुल्ले के मिलाने से। तो यहाँ वाष्प दाब में हुई कमी को डेल्टा P से सूचित किया जाएगा। तो वाष्प दाब में हुई कमी कैसे कैसे निकला, 760 किसका मान है, P नॉट B का, और 730 किसका मान है, PS का। यानी शुद्ध घोलक के वाष्प दाब में से घोल का वाष्प दाब घटाने से वाष्प दाब में हुई कमी का मान आता है। तो वाष्प दाब में हुई कमी का यहाँ सूत्र बन गया। हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि वाष्प दाब में हुई कमी यानी डेल्टा P बराबर P नॉट P माइनस PS, यानी शुद्ध घोलक के वाष्प दाब माइनस घोल का वाष्प दाब। तो ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में वाष्प दाब का अवनमन। तो आज के बाद कभी भी कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए P नॉट P माइनस PS। और अब कभी भी आज के बाद बात होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ अवनमन में अगर हम प्रारंभिक मान से वाष्प दाब के प्रारंभिक मान से अगर भाग दे दें तो ये हो जाता है आपेक्षिक अवनमन। तो इस पूरे टर्म को हम कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब पहले की अपेक्षा कितनी की कमी हुई। तो वाष्प दाब का ये आपेक्षिक अवनमन हुआ और ये हुआ वाष्प दाब का अवनमन। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार जरूर देखें, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स से इस कॉन्सेप्ट का रिलेशन है। तो यहाँ हम क्या बता रहे थे, एक बार फिर से ध्यान दे दिया जाए। एक शब्द है वाष्प दाब का अवनमन, एक शब्द है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन निकलता है P नॉट P माइनस PS से और आपेक्षिक अवनमन निकलता है P नॉट P माइनस PS बाय P नॉट P से। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को आप बता सकते हैं कि अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घुल्ले के मोल अंश के बराबर होता है। यानी P नॉट B माइनस PS बाय P नॉट B क्या है, तो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और x से क्या है, तो x से है घुल्ले का मोल अंश। तो अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमेशा घुल्ले के मोल अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतएव अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घुल्ले के
अंश के बराबर होता है। ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, उसके बाद ही क्लास नोट्स बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो लेक्चर को एक दूसरे के बीच शेयर करें, और जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई इस लॉकडाउन के चलते रुक चुका है, उसको हमारे इस YouTube चैनल के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।